हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है? जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में कब होती है? जब ये फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करके जो एग्रीगेट डिमांड का रिक्वायर्ड लेवल होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो जाती है। या फिर हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये इट इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट सप्लाई है उससे भी ज़्यादा होती है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ग्रेटर देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर इट क्रॉसेस इट्स ओन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका अपना जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको क्रॉस कर जाती है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी और एएस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, और दूसरा ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड जो इसका अपना लेवल है उसको क्रॉस कर जाती है। तो एक्सेस डिमांड बिल्कुल वही चीज़ है, डेफिशिएंट डिमांड का रिवर्स है। अगर आपने डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है तो इसको करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डायग्राम में थोड़ा चेंज है, बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, रिवर्स हैं। पहले हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड। इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे मेजर कर सकते हैं? आपने बिल्कुल वही डायग्राम बनाना है, सेम। क्या करना है आपने? जो इनकम लाइन है ये बनानी है, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ये ब्लू वाली लाइन बनाएंगे, और एग्रीगेट सप्लाई यानी वाई या एएस और एग्रीगेट डिमांड दोनों एफ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनकम का लेवल ओ एम डिटर्मिन हुआ है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम है या आउटपुट है। अब इसके बाद क्या है कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ा हुआ है। पीपल हैव प्लान टू स्पेंड मोर, किससे ज़्यादा? विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मेंटेन करने के लिए एडी का लेवल ये होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ज़्यादा प्लान करा है तो एडी ज़्यादा हो जाएगी, एडी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कर्व बना लीजिए इसके पैरेलल, इसको आप एडीपी प्लान्ड एडी का नाम दे सकते हैं। अब जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड से इतनी ज़्यादा है, जो ये गैप है इसी को ही हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? एडीपी यानी जो प्लान्ड एडी है उसमें से एडीएफ को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगी एक्सेस डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम करें कॉजेज़ ऑफ एक्सेस डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इसके कॉजेज़ क्या हैं? पहला है इंक्रीज़ इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एकदम रिवर्स कॉजेज़ हैं जो आपने डेफिशिएंट डिमांड में करें। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, लोगों का ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं चीज़ों की, और इसका कारण ये है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उनका बढ़ा हुआ है और प्रोपेंसिटी टू सेव कम है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि उनकी इनकम जितनी है उसका कितना पार्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो बढ़ा हुआ है, और सेविंग कम है। इंडिया जैसे कंट्री में डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट होता है, लोग देखा देखी डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट होता है कि देखा देखी एक दूसरे की लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा हुआ है। तो पुअर लोग ज़्यादा खर्च करते हैं रिच लोगों के कंपैरिजन में। नहीं, पुअर लोग भी रिच लोगों की तरह रहना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट के कारण वो खर्च करते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक लेवल पर आकर एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है, जो कि हमने डेफिशिएंट डिमांड में किया था। दूसरा कारण है एक्सेस डिमांड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उनको एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इनकरेजमेंट मिल रही है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बुलिश हैं, वो हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। तो इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट C + I + G + X - M, तो हम इन सब में ही इंक्रीज़ दिखाएंगे। इसके बाद है
अगर हम गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, यानी इकोनॉमी सिर्फ 2 सेक्टर ही नहीं रहती है, अगर 4 सेक्टर होती है, ओपन इकोनॉमी है और गवर्नमेंट भी है उसमें, तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होगा। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे जो है पहले से ज़्यादा खर्च कर रही है, इसलिए भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है। इसके बाद इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। फॉरनर्स आर डिमांडिंग आवर गुड्स। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारी गुड्स की प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में कम हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो इसके कारण से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो राइज़ हो रहे हैं। इसके बाद है डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं। हमारे देश के लोग विदेशों में बनी हुई चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं और हमारी जीडीपी पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है। इसके बाद है कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है। टैक्स कम करने से पीपल आर लेफ्ट विद मोर इनकम, पीपल आर लेफ्ट विद हायर डिस्पोजेबल इनकम टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा इनकम है उनके पास खर्च करने के लिए, सो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये थे कॉजेज़। आगे हम करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस एडी। अगर एक्सेस एडी है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो क्या इसके रिजल्ट होंगे, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड में हमने किया था डिफ्लेशनरी गैप, तो एक्सेस डिमांड का रिवर्स बनता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन होता है कॉन्टीन्यूस राइज इन प्राइसेस। एक्सेस डिमांड जो है इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट करती है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों जनरेट होता है? क्योंकि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन पहले ही हो चुका है। जितना आउटपुट का मैक्सिमम लेवल प्रोड्यूस हो सकता था वो पहले ही हो चुका है, तो इसलिए लेवल ऑफ आउटपुट क्वांटम के सेंस में, यानी क्वांटिटी के सेंस में नहीं बढ़ेगा और ये बढ़ नहीं सकता क्योंकि फैक्टर्स जो हैं वो पहले से ही फुली एम्प्लॉयड हैं और टेक्निक जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि केन्स ने स्टार्टिंग में ही मान लिया है कि टेक्निक रिमेंस कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेंस कांस्टेंट, तो आउटपुट का लेवल कांस्टेंट रहेगा। आउटपुट का लेवल अगर कांस्टेंट रहेगा और इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो डिमांड का प्रेशर पड़ेगा किस पर? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो चुका है लेकिन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की ही डिमांड बढ़ रही है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से। तो अब रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं सकते, तो क्या बढ़ेगा? इन रिसोर्सेज की प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे कि लेबरस की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ जाएंगी, और वेजेस आर ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगी। फिर ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग लेवल पर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो चुका है उस पर प्रेशर पड़ेगा। मान लो इकोनॉमी में 100 यूनिट्स गुड्स की प्रोड्यूस हुई हैं और इसके बाद 100 यूनिट्स से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, तो इन्हीं 100 यूनिट्स पर ही प्रेशर पड़ेगा और इनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसी को ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशनरी गैप का मेजरमेंट कैसे होगा? इन्फ्लेशनरी गैप एक्चुअली एक्सेस डिमांड के ही बराबर होता है। ये प्लान्ड एडी और डिज़ायर्ड एडी, यानी प्लान्ड एडी मीन्स डिज़ायर्ड एडी और एडी दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, इनके बीच का डिफरेंस होता है। सेम डायग्राम बनाना है हमने। एएस कर 45 डिग्री के एंगल पे, फिर हमने एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ये ब्लू वाली लाइन बनानी है। ये जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट है, OM। अब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, पीपल हैव प्लान टू स्पेंड मोर, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर बनेगा। तो जो ये गैप है प्लान्ड एडी और एग्रीगेट डिमांड कोरिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो एक्सेस डिमांड हमने अभी अभी किया, बिल्कुल वही गैप इन्फ्लेशनरी गैप है। सेम डायग्राम बनना है। एक्सेस डिमांड लिखकर इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप लिख दीजिए, या इसको सिर्फ आप इन्फ्लेशनरी गैप भी लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। तो इसका मेजरमेंट कैसे होगा? ADP माइनस ADF इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप, यानी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो इसके बाद अगला जो इफ़ेक्ट है या आउटकम है या जो जो कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज स्टैटिक GDP। स्टैटिक का मतलब सेम, जो उसमें चेंज नहीं हो रहा है, वो गतिहीन है। एग्रीगेट डिमांड का लेवल जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ जाता है तो GDP का लेवल नहीं बढ़ता है, ये स्टैटिक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन पहले हो चुका है और रिसोर्सेज और हैं ही नहीं कि जिनको लगाकर हम एग्रीगेट सप्लाई का लेवल बढ़ा सकें। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि GDP यानी कि इनकम यानी कि आउटपुट जो है वो सेम रहता है, ये बढ़ता नहीं है क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। फिर वही सेम डायग्राम है कि आउटपुट का लेवल जो है
वो OL ही रहेगा, क्वांटम जो है वो नहीं बढ़ पाएगा इससे ज़्यादा, क्योंकि रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एंड देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, जिसको यूज़ करके और ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सके। यहाँ पे हम बात करते हैं कि GDP कांस्टेंट रहता है। GDP कांस्टेंट रहता है तो हम बात करें कि रियल GDP यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कांस्टेंट रहती है। हम नॉमिनल GDP की बात नहीं कर रहे। नॉमिनल GDP तो बढ़ेगी। नॉमिनल GDP वो होती है जो GDP एट करंट प्राइसेस है, और कांस्टेंट GDP वो होती है, या रियल GDP वो होती है जो GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस है। तो GDP एट करंट प्राइसेस तो बढ़ेगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। उन्हीं गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी को अगर हम एग्जिस्टिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल GDP या मॉनेटरी GDP तो बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन क्वांटम या क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विल रिमेन द सेम, यानी GDP का जो क्वांटिटेटिव लेवल है उसमें इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगला इसका कॉन्सिक्वेंस है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल मजदूरी और कीमतों का दुष्चक्र बोलते हैं इसको, कि वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। वेजेस जो हैं वो प्राइसेस को जन्म देती हैं, प्राइसेस को बढ़ाती हैं, और बढ़ी हुई प्राइसेस जो हैं वो वेजेस को बढ़ाती हैं। ये कैसे होता है? अब जैसे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर प्रेशर है। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। अगर उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है तो जैसे रॉ मटेरियल की डिमांड ज़्यादा है, उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ जाएंगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो वेजेस जो हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती हैं, तो वेजेस बढ़ेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगी, तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो सभी की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब सर्वाइव करने के लिए हमें जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए उनकी प्राइसेस बढ़ेगी, तो हमारे जो सर्वाइव करने के खर्चे जो हैं बढ़ जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ती है तो मज़दूर लोग जो है मज़दूरी को बढ़ाने की दोबारा डिमांड करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई है तो हमारी मज़दूरी बढ़ाई जाए। अब मज़दूरी फिर से बढ़ा दी जाती है, मज़दूरी बढ़ा दी जाती है तो फिर से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये स्पाइरल जो है, ये जो एक सर्कुलर फॉर्म में जो चलता रहता है, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन जाता है। इसके बाद है लॉस ऑफ प्रॉफिट। डेफिशिएंट डिमांड से भी जैसे प्रॉफिट का लॉस होता है, इसी तरीके से एक्सेस डिमांड से भी प्रॉफिट का लॉस होता है। अब कई बार तो हम ये सोचते हैं कि प्रॉफिट का लॉस कैसे होता है, प्राइसेस तो बढ़ जाती हैं, प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। प्रॉफिट का लॉस इस सेंस में होता है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है और लोग जो हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, और प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो सप्लाई बढ़ा पाएँ। अगर उनके पास रिसोर्सेज होते तो वो सप्लाई को बढ़ाते और ज़्यादा सेल करते और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते। तो अब क्या है, इकोनॉमी में अनफुलफिल्ड डिमांड है, तो जिसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी की वजह से, यानी रिसोर्सेज तो फुली यूटिलाइज्ड हैं और प्रोड्यूसर्स जो हैं उस सप्लाई को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से वो अनफुलफिल्ड डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे उनके प्रॉफिट का लॉस हो रहा है। यानी एक्सेस डिमांड भी वर्चुअस नहीं है, इसमें भी कमियां हैं। जो कमियां हैं हमने बता दी हैं कि GDP नहीं बढ़ता है, क्वांटम नहीं बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो इकोनॉमी जो है वेज प्राइस स्पाइरल में कैच हो जाती है। तो आप इसमें ये बताएंगे कि ना तो आउटपुट बढ़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बढ़ता है तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ती हैं। आगे दिया है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में डिफरेंस, जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं। डिफरेंस आप खुद पॉइंट्स बना सकते हो कि डेफिनेशन दे दी और उसके बाद जो है बता दो कि आउटपुट किस में बढ़ रहा है, किस में कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट किस में बढ़ता है, किस में कम होता है, GDP का लेवल जो है वो क्या होता है, सो एंड सो। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज़ मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स तो हमने स्टडी कर ली, अब इनको करेक्ट करने के, इनको रिमूव करने के क्या मेजर्स, क्या उपाय करने चाहिए, तरीके अपनाने चाहिए कि जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जा सके। कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है इन सिचुएशंस को करेक्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट आप पढ़ ही चुके हो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंक करता है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आपने सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर में स्टडी किए थे, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वही सब मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके इकोनॉमी में
एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, इन सिचुएशंस को करेक्ट करता है। तो पहले हम करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी मीन्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू यानी इनकम क्या है और उसका खर्चे क्या हैं, इसी को बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना चाहती है कि ना तो वो प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, ना कम करना चाहती है, ना तो इन्फ्लेशन ना ही डिफ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप इज़ रिलेटेड टू एक्सेस डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप इज़ रिलेटेड टू डेफिशिएंट डिमांड। टू करेक्ट दी सिचुएशन गवर्नमेंट टेक सम स्टेप्स। क्या स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में? फिस्कल पॉलिसी में मैंने बता दिया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स उसके एक्सपेंडिचर के क्या हैं? गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में खर्च करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एंड सो ऑन, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, जो भी है। इसके बाद एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करती है और बाकी बहुत सारे काम करती हैं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस ऑफ द कंट्री जो गवर्नमेंट करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। फिर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ टू प्रोड्यूसर्स को GDP बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी फाइनेंशियल हेल्प देती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं। गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड सेक्टर को भी ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है और रिलीफ फंड्स देती है, जैसे हाउसेस के लिए सहायता करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो गवर्नमेंट इन सभी एक्सपेंडिचर में या इनमें से कोई 1, 2, 3 एक्सपेंडिचर में चेंज करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट कर सकती है। तो अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करे? अपने एक्सपेंडिचर कम कर दे। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? कि लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है। तो इस परचेजिंग पावर को गवर्नमेंट ने कम करना है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ा हुआ है, प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्चे कम कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में तो लोगों की इनकम बढ़ती है। एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनवाए, मटेरियल ख़रीदा लोगों से, उनकी इनकम बढ़ी। लोगों को काम पर लगाया, वर्कर्स को काम पर लगाया, उनकी इनकम बढ़ी। तो इनकम के बढ़ने से दे विल इंक्रीज देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्रीगेट डिमांड और बढ़ती चली जाएगी। तो गवर्नमेंट को इसमें क्या करना है? अगर एक्सेस डिमांड है तो अपने खर्चे कम करने हैं। और डेफिशिएंट डिमांड में क्या करना है? वाइस वर्सा। डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट को ये एक्सपेंडिचर बढ़ा देने हैं, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, उसको बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है यानी लोगों की परचेजिंग पावर कम है, उनके पास मनी यानी लिक्विडिटी कम है कि वो डिमांड नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाना है। तो डेफिशिएंट डिमांड में रिवर्स करना है। गवर्नमेंट को अपने सभी एक्सपेंडिचर या कोई 1, 2, 3 एक्सपेंडिचर बढ़ा देने हैं, जिससे इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो और लोग जो हैं वो ज़्यादा डिमांड करें और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। अगला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी का या फिस्कल पॉलिसी का, दैट इज़ टैक्स। टैक्स होता क्या है? टैक्स वो कंपलसरी पेमेंट है जिस पर इम्पोज किया जाता है, उसको गवर्नमेंट को देना ही होता है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर पर टैक्स का बर्डन बढ़ा देती है तो लोगों को अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा टैक्स देना पड़ेगा, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम, यूजेबल इनकम कम हो जाएगी। अगर उनकी यूजेबल इनकम कम हो जाएगी तो वो कम डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विसेज की। तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ा हुआ है तो लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, टैक्स बर्डन को बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास कम पैसा बचे या वो अमाउंट सरकार के पास चला जाए और उतने अमाउंट के बराबर लोग जो हैं वो डिमांड ना कर पाएँ। तो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया जाता है और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए टैक्स बर्डन बढ़ा दिया जाता है और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए ये कम कर दिया जाता है या कुछ हटा दिया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट। पब्लिक बोरोइंग का मतलब जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट जब उधार लेती है तो इसको पब्लिक बोरोइंग कहते हैं, पब्लिक डेट कहते हैं। गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज़ के थ्रू उधार लेती है, बॉन्ड्स के थ्रू उधार लेती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ट्रेजरी बिल है, इनके थ्रू जो है उधार लेती है। ये इशू कर दिए जाते हैं, बैंकों के पास होते हैं और जिनको इनमें इन्वेस्ट करना होता है वो ये ख़रीद लेते हैं और पैसा जो है वो सरकार के पास चला जाता है बैंकों के थ्रू। तो जब इकोनॉमी में
एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, दे आर डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको सोक करना चाहती है गवर्नमेंट, इस लिक्विडिटी को यानी इस कैश बैलेंसेस को कम करना चाहती है। तो गवर्नमेंट उधार लेती है लोगों से इन बॉन्ड्स के थ्रू, इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू, और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लोगों को मिलता है तो लोग ये ट्रेजरी बिल्स, ये बॉन्ड्स खरीदते हैं, पैसा जो है लोगों से चला जाता है, कम हो जाता है, तो वो एग्रीगेट डिमांड कम करते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड में वाइस वर्सा जो है गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं करती है, पब्लिक बोरोइंग को कम कर देती है, सो दैट पीपल आर लेफ्ट विद मोर परचेजिंग पावर, दे कैन इंक्रीज देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करती है। इसके बाद है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, देश का सेंट्रल बैंक से भी गवर्नमेंट बोरो करती है, फिस्कल पॉलिसी का एक एलिमेंट है। डिफ्लेशनरी गैप में जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो इसको बढ़ा दिया जाता है कि गवर्नमेंट आरबीआई से ज़्यादा उधार लेती है, आरबीआई नए नोट छापकर गवर्नमेंट को फाइनेंस करता है, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। डेफिसिट होता है घाटा, गवर्नमेंट को जब अपने बजट में घाटा हो जाता है तो इस घाटे को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है, तो इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। जितना ज़्यादा बोरोइंग गवर्नमेंट करेगी उतना इकोनॉमी में लिक्विडिटी रिलीज़ होगी, और जितना जो है कम बोरो करेगी। अब एक्सेस डिमांड में क्या करती है गवर्नमेंट, कम बोरो करती है, और डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बोरो करती है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी को रिलीज़ करके या सोक करके गवर्नमेंट जो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करती है। तो ये थी फिस्कल पॉलिसी। अब हम करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स क्या होती हैं, जो सरकार के कहने पर आरबीआई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज करता है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज करता है, मनी की सप्लाई को बढ़ाता है या कम करता है डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए। तो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए? तो डेफिशिएंट डिमांड में हम रिवर्स कर लेंगे। पहला है बैंक रेट एंड रेपो रेट। मैंने आपको सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर्स में डिटेल में कराया था, अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो पहले वो देख लें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। बैंक रेट और रेपो रेट वो रेट होती हैं जिन पर देश के कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं। अब अगर ये बढ़ा दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, बोरोइंग के खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से उधार लेना महंगा पड़ेगा। अगर उनको उधार लेना महंगा पड़ रहा है तो वो जनरल पब्लिक को जो उधार देंगे कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी महंगा हो जाएगा, उसमें भी जो है इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी गैप है, तो इन रेट्स को बढ़ा दिया जाता है और डेफिशिएंट डिमांड में रिवर्स कर दिया जाता है, इनको कम कर दिया जाता है। इसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास रखते हैं, या यूं कह लो कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों से उधार लेता है और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंकों को। तो अगर ये रेट बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास ज़्यादा अमाउंट रखेंगे, उधार देंगे, क्योंकि उनको इनकम होगी, और तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी आगे उनको जो लोगों को उधार देना है उसके लिए कम पैसा बचेगा, और वो लोगों को कम उधार देंगे तो लोगों के पास लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई कम आएगी तो वो एग्रीगेट डिमांड को कम करेंगे। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट इज़ रेज्ड बाय द आरबीआई। इसके बाद है परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज करना। तो लिक्विडिटी को सोक करने के लिए, मतलब लिक्विडिटी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कम करने के लिए आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बेचता है, सेल करता है। तो सिक्योरिटीज़ लोग खरीद लेते हैं, पैसा जो है वो बैंकों के पास चला जाता है। तो ये बैंकों के पास चला जाता है, बैंकों के थ्रू जो है वो सरकार कलेक्ट करती है, सरकार ऐसा जो है वो बैंकों से करवाती है। अगर मान लो मैंने सिक्योरिटी खरीदनी है तो मेरा कमर्शियल बैंक में पैसा है, तो मैं कमर्शियल बैंक से अपने पैसे निकाल कर सिक्योरिटीज़ खरीद लूँगी, तो इसलिए कैश रिजर्व्स कमर्शियल बैंकों के कम हो जाते हैं, तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और डेफिशिएंट डिमांड में वाइस वर्सा सिक्योरिटीज़ की परचेज की जाती है। इसके बाद है CRR इज़ रेज्ड। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। कमर्शियल बैंकों को अपने डिपॉजिट का जो परसेंटेज, जो हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखना पड़ता है,
तो उसे कहते हैं हम CRR। तो CRR को बढ़ा दिया जाता है जब एक्सेस डिमांड होती है और कम कर दिया जाता है जब डेफिशिएंट डिमांड होती है। रीज़न वही देना है कि बढ़ाने से क्या होगा, CRR को बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा रखना पड़ेगा, उनके अपने पास रिज़र्व कम बचेंगे, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होएगी, लोगों को कम उधार देंगे तो लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। इसके बाद है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, इसको भी बढ़ा दिया जाता है। ये क्या होता है, कमर्शियल बैंकों को अपने रिजर्व्स का जो परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, अपने डिपॉजिट्स का जो हिस्सा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है, उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। अगर ये बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंकों को ज़रूरत होगी अपने पास ज़्यादा रिजर्व में रखने की, तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। और ये कम कब करनी है, एक्सेस डिमांड में करनी है, जब लोगों की डिमांड का लेवल बढ़ा हुआ है। और डेफिशिएंट डिमांड में वाइस वर्सा SLR को कम कर दिया जाता है। इसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन यानी कि डिफरेंस। जब भी हम कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो हमें कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी की फॉर्म में बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मान लो मुझे 1 लाख रुपए बैंक से उधार लेने हैं और कमर्शियल बैंक मुझे ये कहता है कि इसके बदले में 1,40,000 की सिक्योरिटी मुझे कमर्शियल बैंक के पास रखनी है। तो जो मार्जिन हुआ, जो डिफरेंस हुआ, वो 40,000 का हुआ। ये अगर बढ़ा दिया जाए तो लोग उधार कम लेंगे, और अगर इसे कम कर दिया जाए मार्जिन को तो लोग उधार ज़्यादा लेंगे। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग उधार कम लें, कम खर्च करें, कम डिमांड करें और एक्सेस डिमांड को करेक्ट किया जा सके, और डेफिशिएंट डिमांड में रिवर्स होता है। इसके बाद है मोरल प्रेशर। कमर्शियल बैंकों पर RBI का मोरल प्रेशर भी होता है। RBI एपेक्स बैंक है, हेड बैंक है, और कमर्शियल बैंकों को RBI की बात माननी होती है। तो वो सेलेक्टिव और स्ट्रिक्ट प्रेशर बनाता है कमर्शियल बैंकों पर RBI कि वो उधार देने में स्ट्रिक्ट हो जाएं जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, एक्सेस डिमांड है, और वो लिबरल हो जाएं, लीनियंट हो जाएं जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है। इसके बाद है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है क्रेडिट की लिमिट फिक्स कर देना, उधार की लिमिट फिक्स कर देना डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाए। तो एक्सेस डिमांड में क्रेडिट की राशनिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। इसका मतलब है डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी का मतलब महंगी जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट SLR CRR सब ज़्यादा होते हैं। एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, जिससे क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ जाएं, लोग कम उधार लें तो कम डिमांड करें, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए जो एक्सेस में है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी कम हो जाएं। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए मेजर्स दीजिए या इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के मेजर्स दीजिए, तो ये सारे सेम हैं। तो ये मॉनेटरी मेजर्स हैं। इसके बाद है डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे मैंने आपको साथ ही बता दिया है, इनको हम रिवर्स कर लेंगे। जैसे डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, उसको बढ़ाना है। वो कम क्यों है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, परचेजिंग पावर बढ़ानी है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ानी है, लिक्विडिटी बढ़ानी है। इसके लिए ज़रूरत है कि कमर्शियल बैंक भी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करें। तो इसके लिए जो डिफरेंट रेट्स हैं उनको कम कर दिया जाता है। तो सारी रेट्स जो हमने एक्सेस डिमांड में बढ़ाई थी अब कम कर दी जाती हैं, तो रिवर्स डायरेक्शन में काम करती हैं। बैंक रेट और रेपो रेट कम कर दी जाएंगी, जिससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी और क्रेडिट ज़्यादा अवेलेबल होगा। पीपल विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, और एग्रीगेट डिमांड जो कम है उसे ठीक किया जा सकेगा। रिवर्स रेपो रेट भी कम हो जाता है। कमर्शियल बैंक अपने फंड्स को RBI के पास ज़्यादा नहीं रखते हैं, उनके कमर्शियल बैंकों के अपने पास उधार देने के लिए ज़्यादा फंड्स बचेंगे, वो लोगों को ज़्यादा उधार देंगे, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा जो कम हो गया है। और सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर ली जाती हैं। लोगों से सिक्योरिटीज़ जब परचेज़ कर ली जाती हैं तो पैसा लोगों के पास आता है। नाउ पीपल विल बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल बी करेक्टेड इन एन इकोनॉमी। CRR को कम कर दिया जाता है ताकि सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़े। SLR को भी कम कर दिया जाता है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है, जो लोन का अमाउंट है और जो कोलेट्रल का अमाउंट है उनमें डिफरेंस कम कर देंगे तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे उधार तो ज़्यादा खर्च करेंगे। मोरल प्रेशर बना दिया जाता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो लैंडिंग में लिबरल हो जाएं,
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो उधार दें, क्रेडिट ज़्यादा अवेलेबल हो लोगों को ताकि लोग ज़्यादा खर्च करें। क्रेडिट राशनिंग अगर पहले से लगाई हुई है तो वो हटा दी जाती है। तो यानी आरबीआई जो एफर्ट्स करता है इकोनॉमी में क्रेडिट की सप्लाई को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट के खर्चे यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। लोगों को ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल होता है तो ज़्यादा उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, ज़्यादा खर्च करते हैं, और जो डेफिशिएंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, जिसको आप मंदी की सिचुएशन कहते हो, मंदी में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस हम डिटेल में इनके अलग अलग कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए मनी की सप्लाई से रिलेटेड है, और जो है ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जो है चलाता है और गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी चलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं और फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं? फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, बोरोइंग है, और मॉनेटरी पॉलिसी के आप कर ही चुके हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड सो ऑन। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर और ये यूनिट कंप्लीट हुई।